कि मैंने देखा कोटद्वार में डिजिटल होर्डिंग लगी है 1-1 लाख की। बेरोजगार संगठन कहाँ से वो पैसा ला रहा है? 12 दिन हो गए थे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को और एक भी बेरोजगार पदाधिकारी उनके पास नहीं आया उनको समर्थन देने के लिए। अगर राजनीति करनी होती तो हम भी ऐसा ही भाषण वहाँ पे देख के आते, अपना चेहरा चमकाते और चले जाते। यदि मुख्यमंत्री जी उनको अपना वित्तीय सलाहकार बना दे तो हमें क्या आपत्ति है भाई। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो होंगी उसका विरोध उत्तराखंड बेरोजगार संघ करेगा, पहले भी किया है और आगे भी करेगा। नियमितीकरण की तो कोई पॉलिसी है ही नहीं सरकार के पास। अगर होती तो ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। कोर्ट ने भी तो यही स्पष्ट किया है। मेरा भी रजिस्ट्रेशन ओपनल, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, न मेरे को बुलाया गया वहाँ। ऐसी कौन सी योग्यता वहाँ मांगी जाती है जो मेरे पास नहीं है? यानी कि स्पष्ट संदेश है कि वहाँ सेटिंगबाजी चलती है, वहाँ मंत्री की सोच चलती है, वहाँ अधिकारी की सोच चलती है वहाँ आपको। और जब आपको कुछ मिल रहा है तभी तो आप डटे हुए हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप कुछ और करते। जैसे बेरोजगार कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई होटल में बर्तन मांज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। माननीय न्यायालय में इसको चुनौती दी जाएगी और मजबूत तरीके से दी जाएगी और हम बहुत जल्दी जो है माननीय न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अभी कुछ दिन पहले देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल उठाए उपनल कर्मचारियों के आंदोलन पर। सवाल ये खड़े किए गए कि जो 22,000 के आसपास उपनल कर्मचारी हैं, अगर उन्हें सरकार नियमित करती है तो इतना वित्तीय बोझ तो सरकार पर बढ़ेगा ही, लेकिन ये युवाओं के हक पर डाका है। क्योंकि जो युवा बेरोजगार हैं, जो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर बाहर निकले हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड में पहले से नियुक्तियों का अभाव है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े आपको मालूम है। अभी पिछले दिनों की जो तिमाही के आंकड़े आए उसमें पूरे देश में उत्तराखंड सबसे ऊपर है, जहां बेरोजगारी दर सबसे आगे निकल कर चले गई है। ऐसे में बेरोजगारों का हक मारा जाएगा अगर उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसका जवाब मैंने अभी आपने देखा, मैंने जो उपनल कर्मचारी महासंघ के जो संयोजक हैं उत्तराखंड के विनोद गोदियाल, उनसे पूछा था तो उन्होंने कई गंभीर आरोप उल्टे बेरोजगार संघ पर लगा दिए। उनका ये कहना था कि भाई 1-1 लाख की डिजिटल होर्डिंग लगाई जा रही है बेरोजगार संघ की ओर से, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या कोई राजनीतिक साजिश है? उन्होंने इस ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि हमसे उनका क्या झगड़ा है, हम भी तो इसी उत्तराखंड के लोग हैं और हमने अपना गोल्डन समय बिता लिया है, हम परीक्षा की तैयारी अब नहीं कर सकते, हम कहाँ जाएंगे? कई तरह के सवाल विनोद गोदियाल ने उठाए। अब मैं इन सारे सवालों का जवाब ले रहा हूँ। मेरे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। सुरेश भाई, आप लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने की, आपने बेरोजगारों की आवाज़ उठाई, लेकिन उपनल कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, उनकी हड़ताल अब ख़त्म होने को है। सरकार ने तो उनकी कुछ मांगें मान ली हैं, लेकिन उनके मन में अब एक टीस निकल कर आ रही है। वो कह रहे हैं कि आखिर हमसे क्या दुश्मनी है बेरोजगार संघ की? हम तो नौकरी कर रहे हैं, 20-20, 25 सालों से हमने अपना गोल्डन पीरियड दे दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? देखिए, उपनल कर्मियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमने पहले भी स्पष्ट किया है। हमने उनका विरोध नहीं किया, ये भी हमने स्पष्ट किया है। हमने जो गलत सिस्टम उत्तराखंड में चल रहा है, जो गलत परिपाटी इस प्रदेश में चल रही है, हमने उसका विरोध किया है। आज हमारे उपनल भाई यहाँ पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। वही धरना प्रदर्शन हमने भी उसी स्थान पर किया है जो आज वहाँ पर जो बैठे हुए हैं। इसलिए विरोध का कोई प्रश्न नहीं है। विरोध सिस्टम का विरोध हो रहा है, विरोध उस परिपाटी का वो हो रहा है जिस परिपाटी के तहत वो रखे गए हैं। ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई विज्ञापन जारी होता है, ना उसमें आरक्षण का पालन होता है। आज उपनल कर्मी, वो हजारों की संख्या में जो उपनल कर्मी रखे गए हैं, क्या उस उपनल के माध्यम से रोस्टर का पालन हुआ है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्या उसमें 19% जो एससी के हमारे साथियों को मिलता है, हम लोगों को मिलता है, क्या उसमें उसका पालन हुआ है? क्या उसमें एसटी के आरक्षण का पालन हुआ है? क्या उसमें ओबीसी का पालन हुआ है? अगर ये पालन नहीं हुआ है तो हम विरोध करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। उपनल कर्मचारी जो हमारे भाई बहन हैं, हम उनका विरोध कतई नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी किया है, कहा है, स्पष्ट किया है कि सरकार को उन्हें 20,000 तनख्वाह देनी है, सरकार का अधिकार क्षेत्र है। सरकार 1 लाख सैलरी देना चाहती है, उनका अधिकार क्षेत्र है। सरकार क्या, उनको वित्तीय सलाहकार, उनके जो संयोजक जो आरोप लगा रहे हैं, यदि मुख्यमंत्री जी उनको अपना वित्तीय सलाहकार बना दे तो हमें क्या आपत्ति है भाई? सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो है, जो बनता है वो करे, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो होंगी उसका विरोध उत्तराखंड बेरोजगार संघ करेगा, पहले भी किया है और आगे भी करेगा।
जो नियमितीकरण की जो परिपाटी है, जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जहाँ तक उपनल कर्मी भाई कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट से जीत के, अरे भाई जब कोई पैरवी सही तरीके से नहीं कर रहा है मान्य न्यायालय में, तो होगी ही चीज़ें खराब। इसलिए हम गलत चीज़ों का विरोध करते आए हैं और शुरू से करते आए हैं, और हम इस गलत प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, उपनल कर्मचारियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। नियमितीकरण की तो कोई पॉलिसी है ही नहीं सरकार के पास। अगर होती तो ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। कोर्ट ने भी तो यही स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि भैया आपकी पॉलिसी क्या है, आप बताइए। आप या तो इनको रख लीजिए, बताइए इनके भविष्य का क्या होगा। वो तो सरकार पर निर्भर करता है। सरकार के पास तो कोई अभी है ही नहीं नीति कि इनको कैसे नियमितीकरण किया जाएगा। ये भी तो सवाल है। दूसरा, जिस तरह से आपने कहा कि आरक्षण का मसला है, निश्चित तौर पर आरक्षण को लेकर तो चीज़ें हुई नहीं है, और सवाल तो ये भी उठते हैं कि भाई उपनल पूर्व सैनिकों के परिजनों के लिए बनाया गया एक संस्थान था, जहाँ से उन्हें रोजगार के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, वो यहाँ से कोई रास्ता पा जाए। लेकिन ये भी बीच में देखने को आया कि भाई कई मंत्रियों के कहने पर कई इस तरह के लोग भी उसमें काम करते रहे। लेकिन उनका बड़ा सवाल ये है सुरेश भाई, वो ये कह रहे हैं कि हमने 20-25 साल दे दिए, 20 साल दे दिए, 15 साल दे दिए हैं, 10 साल दे दिए हैं किसी ने, अब वो परीक्षा की भी तैयारी नहीं कर सकते, तो उनकी सुध कौन लेगा? देखिए, हमने कहा ये निर्णय उनका था कि उन्होंने उपनल में काम करा। हम क्यों नहीं उपनल में काम कर रहे हैं? हम, मेरा भी रजिस्ट्रेशन है उपनल में, कोई उठा कर जाके देखिए। और मेरा जो कोविड काल का मेरा भी रजिस्ट्रेशन है उपनल। मैं तो नहीं जा रहा हूँ, ना मेरे को बुलाया गया वहाँ, ना मुझे बुलाया गया। ऐसी कौन सी योग्यता वहाँ मांगी जाती है जो मेरे पास नहीं है? यानी कि स्पष्ट संदेश है कि वहाँ सेटिंगबाजी चलती है, वहाँ मंत्री की सोर्स चलती है, वहाँ अधिकारी की सोर्स चलती है, वहाँ विधायक की सोर्स चलती है, और इन तमाम सोर्स के आधार पर वहाँ नियुक्तियाँ दी जाती हैं। आज हमारे सैनिक जो देश की सरहदों पर देश की रक्षा करके आते हैं, और उनको जब रोजगार की यहाँ पर संभावना, रोजगार तलाशते हैं, तो वो आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। उनकी किसी को चिंता नहीं हो रही है। आज आरक्षित वर्ग की किसी को चिंता नहीं हो रही है। नियमितीकरण जो रूल्स है ही नहीं, जो आज तक हमारी उत्तराखंड सरकार जो 309 का जो अभी तक जो सेवा नियमावली है उसका पालन नहीं कर रही है, उसको नहीं बना पा रहे सही से, तो नियमितीकरण का आप कैसी मांग रख सकते हो? ये नियमितीकरण की मांग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका हम विरोध कर रहे हैं, और पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। और अभी तो हमने ये मीडिया के माध्यम से और ये प्रेस के माध्यम से ही विरोध किया है। कल से आप देखेंगे इसको माननीय न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, और माननीय न्यायालय की शरण में तमाम तथ्य रख रहे हैं कि इसमें आरक्षित वर्ग बेहद बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। हमारे जिन सैनिकों के नाम पर एक संगठन खोला गया, ये कंपनी एक्ट के तहत जो खोला गया, उसमें आज हमारे सैनिक नहीं है। अब जब हमारे सैनिक नहीं हैं, हमारे आरक्षित वर्गों के पदों को नहीं भरा गया है, आरक्षित वर्गों का उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आप कैसे जो है इसमें नियमितीकरण कर सकती है? ना सरकार नियमितीकरण कर सकती है, और ना मेरे उपनल कर्मियों के भाइयों को ये मांग करनी चाहिए। जहाँ तक समान कार्य समान वेतन का प्रश्न है, हम पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, अगर मुख्यमंत्री जी को करना है, दे उनको 1 लाख रुपये सैलरी, हम कम मना कर रहे हैं। कुछ भी दे उनको, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन करेंगे आप एक संवैधानिक दायरे में, जहां तक ये आरक्षण का प्रश्न है पूरी तरह से फुलफिल होना चाहिए। और जिस उद्देश्य के लिए उपनल बना था, जिन लोगों के लिए उपनल बना था, उन लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर ये दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है, तो आप करिए। जो सरकार कर सकती है, जो सरकार का अधिकार क्षेत्र है, जो सरकार कर सकती है वो करे, जो उनके लिए बेहतर हो सकता है वो करे। जहाँ तक 18-20 साल के सेवा का प्रश्न है, तो वो लोग, उन लोगों का भी तो अपना, उन लोगों की भी तो इच्छा से हो रहा है ना। अगर उन लोगों का नहीं था मन, तो ना करते वहाँ ज्वाइन। आप भी तो किसी परीक्षा की तैयारी कर सकते थे। जैसे हम लोग पिछले 8-10 वर्षों से कानपुर में कोचिंग संस्थानों के अंदर हमारा बेरोजगार इस प्रदेश का पढ़ाई कर रहा है, 8 साल से 10 साल से तैयारी कर रहा है, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति की पीड़ा को भी आपको समझना पड़ेगा। आपको 12,000, 14,000, 15,000 मिल रहा है, वो एक व्यक्ति है जिसके मम्मी पापा जो गाँव में मजदूरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, गाय भैंसे पाल रहे हैं, बकरी चुंगा रहे हैं, और किसी तरीके से अपने बच्चे का यहाँ शुल्क जो है भेज रहे हैं। उस बच्चे की चिंता करिए, क्योंकि उस बच्चे के पास 1 रुपया भी नहीं है। आपके पास तो कुछ तो मिल रहा है आपको, और जब आपको कुछ मिल रहा है तभी तो आप डटे हुए हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप कुछ और करते। जैसे बेरोजगार कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई होटल में बर्तन मांज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन आप इस तरीके से अगर धड़ल्ले से 22,000 पदों पर अगर नियमितीकरण करेंगे, तो ये जो आने वाली भर्तियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं सुन रहा था अपने उपनल कर्मी भाइयों का संबोधन कि कोई भर्तियों पर जो है फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ।
कुछ दिन पूर्व हमने जब एक केवीएम जो कंपनी थी, जो एक भवन निर्माण कंपनी थी, उस भवन हमने उसका भी विरोध किया। हम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो है हमारे प्रदेश के होनहार काबिल युवाओं का खून निचोड़ रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनसे 50,000 1 लाख रुपए लेकर उनको नौकरी दे रहे हैं और उनका खून निचोड़ रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो हमने जब केवीएम इंफ्राबिल्ड का विरोध किया, पॉलिटेक्निक लेक्चरर उन्होंने रखे, जब विरोध किया तो तभी उन्होंने फिर भी रखा, और उसका असर क्या हुआ? आज जो कह रहे हैं ना कि भर्तियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का अध्याचन आयोग को गया, वो आयोग से वापस आ गया। और आज तक पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भर्ती नहीं हो रही है। युवा जो है परेशान है। तो आप कैसे कह सकते हो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, और निश्चित रूप से पड़ेगा। आज स्थिति ये हो रखी है कि स्वीकृत पदों की संख्या कुछ और है, रखे कुछ और गए हैं। अरे भाई, स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही तो रखोगे। एक संस्थान के अंदर अगर 20 पद स्वीकृत हुए तो आपने कैसे वहाँ 106 रख दिए? ये प्रश्न है। इसलिए हमारा अभी भी कहना है, स्पष्ट कहना है कि हमारा अपने उपनल कर्मी भाइयों से कोई झगड़ा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। आप जायज़ मांगों को रखिए, संवैधानिक मांगों को रखिए, उसका कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन जहां गलत चीज़ें होंगी उसका विरोध उत्तराखंड बेरोजगार संघ करता आया है, कर रहा है और आगे भी करेगा। उपनल कर्मचारियों का आक्रोश इस बात को लेकर है। उनका ये कहना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, जो भी बातें आपने कही, अभी जो आप सारी चीज़ें कह रहे हैं, विनोद गोदियाल का कहना ये है कि भाई ये कौन बेरोज़गार है। उन्होंने तो बेरोज़गार संघ पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कोटद्वार में डिजिटल होर्डिंग लगी है 1-1 लाख की। बेरोज़गार संगठन कहाँ से वो पैसा ला रहा है? दूसरा, उन्होंने ये इशारा किया है कि क्या चिंगारी लगाने के लिए कहीं से इशारा मिला है। 12 दिन हो गए थे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को, और एक भी बेरोज़गार पदाधिकारी उनके पास नहीं आया उनको समर्थन देने के लिए, और ऊपर से 12 दिन बाद उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने तो सवाल उठाए ना आप पर भी। देखिए, हमने पहले कहा हम गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक उनके अध्यक्ष का प्रश्न है, अगर आपको ये लगता है कि हम बेरोज़गार हैं तो हम हैं बेरोज़गार। आप पता करिए ना हमारी शैक्षिक योग्यता और अपनी शैक्षिक योग्यता। आप अपनी पता करिए कि आप किस सिस्टम के तरह घुसे हैं सिस्टम में, और हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं सिस्टम में घुसने के लिए। जहाँ तक होल्डिंग और उसका प्रश्न है, हम बेरोज़गार हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हम बेरोज़गार जरूर हैं लेकिन भिखारी नहीं हैं। और आज जितने लंबे समय से अगर हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं प्रदेश के बेरोज़गारों की, और अगर किसी बेरोज़गार के मन में किसी जो सेवाओं में है, विभिन्न सेवाओं में भी अगर कोई चला गया है, कोई अन्य विभागों में अगर काम कर रहा है, कोई कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, कोई लड़के हमारी तरफ से उनको कुछ फ़ायदा पहुँचा है, अगर वो लोग, उन लोगों की मंशा है किसी का होल्डिंग लगाने का, किसी का पोस्टर लगाने का, तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? और जहाँ तक ये प्रश्न है कि भाई आप जो है हमारा विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध के कोई वो नहीं है। और आप पता करिए ज़रा करणपुर कोचिंग सेंटर में जाके कि कितने युवा जो हैं वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हमारी पीड़ा उन युवाओं के प्रति भी है, उन सैनिकों के प्रति भी है जिनके लिए बनाया गया। और सबसे बड़ी चिंता जो है हमारे आरक्षण को लेकर है, जिस आरक्षण का पालन जो है उपनल में नहीं किया गया, और जिसके कारण जो है हम मजबूती से आपका विरोध कर रहे हैं, और हम आगे भी करेंगे और माननीय न्यायालय में भी करेंगे। आपका ये कहना है कि वो जो लाखों की होर्डिंग जो लग रही है वो बेरोजगार संघ की नहीं, बल्कि जो आपके समर्थक हैं, निश्चित तो रूप से शायद कभी आपसे जुड़े रहे होंगे, बेरोजगार होंगे, अब नौकरी कर रहे होंगे, उन लोगों ने आपको ये दिया। ये क्या चंदा था, क्या था? देखो, चंदा का हमें ये भी नहीं पता कि वो किसने लगाई। भाई, अगर कोई हमारे समर्थन में कुछ कहना चाहता है, जिस प्रकार से आप हमारा विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप हमारे लिए कह रहे हैं कि तो बेरोजगारी नहीं है, इनका तो कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है, कोई कह रहा है, कोई राजनीतिक दल कह रहा है कि तो माओवादी हैं, कोई कह रहा है सड़क छाप हैं, आपको जो कहना है वो कहिए, लेकिन जो हमारे समर्थक हैं उनको अगर ऐसा होल्डिंग लगानी है किसी को, तो लगा रहे। यही है कि राजनीति, उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित लग रहा है बेरोजगार संघ का ये जो स्टेप है। क्या पीछे से कोई राजनीतिक मंशा थी किसी की, उसकी वजह से आपने किया, या बेरोजगारों की बात? देखिए, अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम वहाँ उपनल कर्मियों के मध्य जाते और वहाँ लंबा चौड़ा भाषण करते, वाह वाह करते और अपना चेहरा चमकाते। हमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। जिन लोगों को अपना राजनीतिक नफ़ा नुकसान देखना है, वही लोग वहाँ समर्थन करने जा रहे हैं। और उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जो खुद अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आते हैं, और जिन्होंने 2013 में जब मंत्रिमंडल में पहली बार ये प्रस्ताव लाया गया कि इनका नियमितीकरण करना है, तब उन्होंने विरोध किया था। आज वो वहाँ पर भाषण दे रहे हैं। ये प्रश्न जो है गंभीर है। राजनीतिक नफ़ा नुकसान के चक्कर में किसकी बात कर रहे हैं?
मैं प्रीतम सिंह जी की बात कर रहा हूँ। वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आते हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से सदियों से वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज जब बात रोस्टर की आ रही है तो अपने अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनकी पैरवी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर जाके जो है भाषणबाजी कर रहे हैं। और वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विधानसभा के अंदर जब मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी और पहली बार ये प्रस्ताव आया कि इनको नियमितीकरण करना है, तो उन्होंने और माननीय यशपाल आर्य जी ने, दोनों ने व्यक्तियों ने जो है उसका जमकर विरोध करा था बहुगुणा जी की सरकार में। और वो अपना वक्तव्य ढूंढे और हम भी ढूंढते, हम उसको भी बताएंगे ना लोगों को कि जब आप विरोध कर सकते हो तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी है आपके सामने, आज आपको कौन सा ऐसा राजनीतिक नफा नुकसान दिख रहा है कि आप वहां पर बात रख रहे हैं, जबकि आपको बात करनी चाहिए थी कि क्या उसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व तो है, 4% लोग हैं या नहीं हैं, ये आपको देखना चाहिए था। आपको ये भी देखना चाहिए था कि क्या अनुसूचित जाति का 19% रोस्टर उसमें फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको ये भी देखना चाहिए था कि क्या 30% महिलाएं उसमें हैं या नहीं है, या अन्य हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो प्रदेश में मिल रहा है क्या उसमें उसका पालन हुआ है। आपको ये देखना चाहिए था और तब जाके वहाँ पर जाना चाहिए था। अगर राजनीति करनी होती तो हम भी ऐसा ही भाषण वहाँ पर देख के आते, अपना चेहरा चमकाते और चले जाते। बात राजनीति का नहीं है, बात पारदर्शिता का है, बात जो है संवेदनशीलता का है, बात एक व्यवस्था परिवर्तन का है और बात एक जो है इस प्रदेश को बेहतरी का है। और ये सिस्टम अगर इस प्रकार से प्रदेश में फलता फूलता रहेगा तो आज आपको मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि धन सिंह रावत जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तमाम जो है आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ पर हायर की हैं शिक्षा विभाग के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, और तमाम युवाओं को उसमें रखा गया है। कल के दिन पे वो नियमितीकरण की बात करेंगे, कल जो है PRD नियमितीकरण की बात करेगा, कल अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसी वो नियमितीकरण की बात करेंगी। और इस तरीके से जो है वंचित वर्ग का, दबे कुचले वर्ग का जो नुकसान आप लोग इस प्रदेश में करते रहोगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय न्यायालय में इसको चुनौती दी जाएगी और मजबूत तरीके से दी जाएगी। और हम बहुत जल्दी जो है माननीय न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। तमाम डॉक्यूमेंटेशन हमारा हो गया और 1-2 दिन में आपको ये खबर भी स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सुरेश सिंह, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष आप हैं और कुछ दिन पहले देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो बातें कही गई बेरोजगार संघ की ओर से, उनका जवाब विनोद गोदियाल दरअसल दे रहे थे। वो कह रहे थे कि राजनीति से प्रेरित बेरोजगार संघ लग रहा है और उनकी होर्डिंग पर भी सवाल उठाए गए थे। उन तमाम बातों का जवाब दिया है। इनका ये कहना है कि कोई समर्थक है जो कभी बेरोजगार रहे होंगे, नौकरी करते हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं। मैं तो बेरोजगारों का आंदोलन कई सालों से कवर कर रहा हूँ। मैंने देखा है जो बच्चे सड़कों पर बैठा करते थे आज वो अधिकारी बनकर कहीं घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि थोड़ा सा संघर्ष था लेकिन अब अच्छी जगह पहुंचकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है। उन लोगों ने अगर समर्थन में होर्डिंग लगा दी गई तो एक अलग विषय है। ये तमाम बातें विनोद गोदियाल कह रहे थे, उसका जवाब सुरेश सिंह दे रहे थे। बड़ा सवाल ये है, बेरोजगार संघ का ये कहना है कि हम बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जो वंचित वर्ग है, बड़ा सवाल ये है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां खोल देंगे आप, उपनल हो या तमाम PRD हो, किसी भी जगह पर जाकर नौकरी जब रखने की बात होती है तो मंत्री, विधायकों, अधिकारियों की बड़ी सोर्स चलती है और वो लोग सोर्स से जब जो लोग अंदर जाएंगे तो बड़ी पहुंच वाले लोग होंगे। लेकिन एक गरीब बच्चा, वंचित बच्चा, पिछड़ा बच्चा, वो क्या उस आउटसोर्स में जा पाएगा, उसका जुगाड़ वहाँ बिठा पाएगा? नहीं बिठा पाएगा तो वो ओपन भर्ती का इंतज़ार करता रहेगा, पढ़ाई करता रहेगा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये बड़ा सवाल है। इस बात की लड़ाई बेरोजगार संघ लड़ रहा है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत TV। आप देख रहे हैं जय भारत TV।